हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है एक बार फिर से पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, एस्टेट 2026 को लेके हम लगातार काम कर रहे हैं और पूरी पॉलिटिकल थ्योरी को हमने निपटा लिया है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से। और अब इंटरनेशनल रिलेशन हमने जो क्या यूनिट पकड़ी हुई है, उसके भी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं चैनल के ऊपर, जिसमें से एक तो है रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद के ऊपर वन शॉर्ट वीडियो, और एक है हमारा आप आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद के ऊपर एक वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है आपकी न्यू रियलिज्म के ऊपर यानी कि नव यथार्थवाद के बारे में। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, जो ये अप्रोच होती है इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने की, यानी कि जो उपागम होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के, पहले ही आपका टॉपिक है सिलेबस से, ये बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को बड़े कठिन लगते हैं समझने में, तो उसी का समाधान हमने कर दिया है। एक बार आप अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, फंडा आपका क्लियर हो जाएगा, और जो क्या है चीजें आपकी समझ में बिल्कुल जो क्या है आराम से आ जाएंगी। तो आज की वीडियो होगी आपकी न्यू रियलिज्म यानी कि नव यथार्थवाद के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यथार्थवाद के बाद जो एक और यथार्थवाद की जो क्या लहर आई या फिर एक और प्रकार है रियलिज्म का, न्यू रियलिज्म, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर वीडियो के लास्ट में हम आखिर में बात करेंगे न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म के ऊपर, यानी कि यथार्थवाद के 3 हमको टाइप देखने को मिलते हैं रियलिज्म, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे परंपरागत यथार्थवाद या क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, जो कि हमारा मोर्गेनथाउ ने पॉपुलर किया और चला आ रहा है आपका क्या कहें पेलोपोशियन वार यानी कि तो क्या है वो थ्यूसिडाइड के जो क्या है जमाने से। फिर हम जो क्या है अब आज बात करेंगे न्यू रियलिज्म के बारे में, यानी कि जो केनेथ वॉल्ट ने जो विचार दिए या जो बुक्स लिखी और जो जिस हिसाब से उन्होंने न्यू रियलिज्म की बात की उसके बारे में। फिर एक और जो क्या है वो तीसरी क्या कहें जो क्या है वो यथार्थवाद की ही एक प्रकार है, वो है न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म, जो बाद में फरीद जकारिया और एक दो और विचारकों ने मिलकर डेवलप किया। ठीक है, तो आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है एक किस्म से रियलिज्म को कंप्लीट करते हुए हम, है ना, यथार्थवाद। देखिए, यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने का एक हमारा सिद्धांत है। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि जो रियलिज्म है यानी कि जो यथार्थवाद है वो बात करता है मानव के स्वभाव की असली नेचर के बारे में, जो कि पावर को चाहता है। तो रियलिज्म के यहाँ पे हमको 3 टाइप देखने को मिलते हैं बेसिकली। एक तो क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं हमारा प्रारंभिक यथार्थवाद। ठीक है, प्रारंभिक यथार्थवाद, ठीक है, जो कि मार्गेनथाउ के विचारों के ऊपर सेंट्रिक है। दूसरा हम आज पढ़ेंगे न्यू रियलिज्म, न्यू रियलिज्म या नव यथार्थवाद, जो कि केनेथ वोल्ट के विचारों के ऊपर जो क्या है केंद्रित है, केनेथ वोल्ट। उसके बाद तीसरा है हमारा न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म, न्यू क्लासिकल सॉरी रियलिज्म। ठीक है, और ये हमारा फरीद जकारिया बहुत ही जो क्या है वो इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आईआर के स्कॉलर हैं, और इन्होंने क्या दिया, न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म। तो रियलिज्म की थ्योरी को हम बेसिकली ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रियलिज्म, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बड़ी अच्छी तो क्या वो तसल्ली से बात कर ली है। फिर न्यू रियलिज्म, जो कि आज पढ़ेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। जैसे हम पढ़ते हैं इच्छा स्वतंत्रतावाद पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, या उसको हम बोलेंगे न्यू लिबरलिज्म, जो कि दोबारा से क्लासिकल लिबरलिज्म को रिवाइव करने की बात करता है। वैसे ही ये न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म फरीद जकारिया जी ने जो काम किया है इसके अंदर, दोबारा से आईआर का जो मुख्य कंसर्न था राज्य स्टेट, उसको दोबारा से मेन अभिकर्ता के रूप में स्थापित कर देता है, कुछ जो क्या है चेंजमेंट और जो क्या है ऐड जो क्या है कई कंसेप्ट को करने के साथ ही। ठीक है, तो ये थी पूरी रियलिज्म की आइडियोलॉजी। ठीक है, तो मार्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल कल हमने देख लिए थे, उसके बाद मार्गेनथाउ की बुक देख ली थी। आज बात करेंगे सीधा सीधा केनेथ वोल्ट के बारे में। अब ये केनेथ वोल्ट कौन है? केनेथ वोल्ट भी मार्गेनथाउ की तरह ही एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विचारक है। जैसे मार्गेनथाउ ने रियलिज्म को पॉपुलर किया, वैसे ही केनेथ वोल्ट ने नियो रियलिज्म को पॉपुलर किया। और नियो रियलिज्म अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर यथार्थवाद का एक प्रकार है।
ठीक है, दोनों की बेसिक अजम्पशन सेम है, बट यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच में कुछ मूलभूत अंतर भी है। ठीक है, जिन अंतर को हम देखेंगे और यही सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नव यथार्थवाद, या इसको हम कई बार वैज्ञानिक यथार्थवाद या साइंटिफिक रियलिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है, नव यथार्थवाद को ही हम संरचनात्मक यथार्थवाद बोलते हैं। क्या? नव यथार्थवाद को हम संरचनात्मक यथार्थवाद बोलते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर रियलिज्म बोलते हैं। ये आईआर के अंदर 1970s के बाद उभरा, खास तौर से जो पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1980 के अंदर किताब आई थी केनेथ वोल्ट की, उसके बाद। ठीक है, तो 1970s के तो क्या वो दशक के अंदर ये आया। ठीक है, आईआर के अंदर नियो रियलिज्म, और इसके प्रमुख प्रवर्तक है हमारे केनेथ वोल्ट। ठीक है, देखिए यह पारंपरिक यथार्थवाद क्लासिकल रियलिज्म से अलग है, क्योंकि यह मानव स्वभाव की बजाय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम को जो की बात करता है। सबसे पहले ये तो हम करते रहेंगे, जो मेरा स्टाइल है उसमें आप समझिए 5 मिनट के अंदर कि नियो रियलिज्म और रियलिज्म का फंडा क्या है। देखिए ध्यान से सुनिए। एक है हमारा यथार्थवाद, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने का उपागम। ठीक बात। और जो ये क्या कहता है कि मानव का स्वभाव इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पॉलिटिक्स को गाइड करता है, और चूंकि मानव का स्वभाव ज्यादा से ज्यादा अपने को प्रोटेक्ट करने का है, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का है। ठीक है, अपना फायदा पहले सोचने का है, अपने हितों की पूर्ति पहले करने का है। तो ऐसा ही यही स्वभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें राज्यों का देखने को मिलता है, स्टेट का देखने को मिलता है। स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, बाकी सब चीजों को बाद में। ठीक है, रियलिज्म बात करता है इस इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज है जो हर एक्टिविटी को गाइड कर रही है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, और उस नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ही हर स्टेट मारामारी कर रहा है, आईआर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे। ये बात की यथार्थवाद ने हमने कल समझ ली। अब आज यथार्थवाद का एक दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, वो है नव यथार्थवाद, जो कि केनेथ वोल्ट ने दिया। अब क्या है, मैं आपको किसी भी आप विचार को पढ़ो, किसी थिंकर को पढ़ो, किसी भी थॉट को पढ़ो, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर या आईआर के अंदर कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जरूर देख लेना। ठीक है, पृष्ठभूमि जरूर समझ लेना। तो हम बात करते हैं आज इस नव यथार्थवाद को समझने के लिए 1970 के दशक में अमेरिका में आई व्यवहारवादी क्रांति के बारे में। ठीक है, आपने जो क्या है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक विचारक का नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, उसका नाम है हमारा डेविड ईस्टन। और हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, स्पेशली अमेरिका के अंदर व्यवहारवादी क्रांति होती है, बिहेवियरलिस्ट रिवॉल्यूशन होता है इसी डेविड ईस्टन के नेतृत्व में। तो अमेरिका के अंदर जो फिर बात करें 60s और 70s के अंदर भी इसका असर रहा। जो अमेरिका के अंदर व्यवहारवादी क्रांति होती है उसको था क्या, समझिए। अमेरिका के अंदर जो व्यवहारवादी क्रांति आई, उसने सौगंध खा ली कि पॉलिटिकल या फिर राजनीति शास्त्र को क्या बना के छोड़ देंगे, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बना के छोड़ देंगे। पॉलिटिकल साइंस से ही काम नहीं चला, बोले प्योर साइंस बना के छोड़ देंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जैसे। तो क्या हुआ, अलग अलग सिद्धांत लिखे गए, अलग अलग अप्रोचेज आई, अलग अलग जो क्या है वो कंसेप्ट डेवलप हुए। तो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने का नव यथार्थवादी उपागम सीधे तौर से 1970s के अंदर अमेरिका में जो व्यवहारवादी क्रांति आई उसी से प्रभावित है। गॉट इट, इतनी बात। तो नव यथार्थवाद का जो उपागम है अमेरिका की एक किस्म से अमेरिका के अंदर आई व्यवहारवादी क्रांति से प्रभावित है। ठीक है, यानी कि उससे हमको ये इफेक्टेड नजर आता है। ठीक है, तो केनेथ वोल्ट ने बहुत सारी चीजें उसी सिस्टम अप्रोच से डेविड ईस्टन की है ना ले ली है, और व्यवहारवादी क्रांति के प्रभाव स्वरूप है ना अपनी जो क्या है वो थ्योरी के अंदर कुछ चीजें चेंज करती हैं, जो कि रियलिज्म को न्यू रियलिज्म से अलग करती है। अब भैया क्या चीजें चेंज की हैं उनको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए रियलिज्म बात करता है दुनिया के जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट है उनको अपना हित पूरा करना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, अपने हरियाणा में बोलते हैं कि अपना बरया जग का सरया। ठीक है, तो देश फिर स्टेट क्या चाहते हैं अपना नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर ये किस पॉइंट के ऊपर खेलते हैं यथार्थवादी, किसको फोकस में रखते हैं, स्टेट को। ठीक है, और स्टेट किस तरह से गाइड होते हैं, ह्यूमन नेचर से। तो जहां पे मानव स्वभाव को केंद्र बिंदु मान के यथार्थवाद चलता है, वहीं पे नव यथार्थवाद ने अपने विश्लेषण की इकाई को चेंज कर लिया भैया।
और वो इकाई मानव स्वभाव से बदल के क्या हो गई, आपका अंतरराष्ट्रीय संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, और आगे 10-15 मिनट यही वर्ड घूमेगा इस पूरी वीडियोस के अंदर, और जो भी वीडियो आप देखोगे न्यू रियलिज्म की, एक ही वर्ड आपके माइंड में वो दिखेगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, संरचना संरचना। अब ये है क्या संरचना, इसको समझो। देखिए, एक बेस चेंज कर लिया स्टडी का। यथार्थवाद जहां पे बेस मानता है ह्यूमन नेचर को और नेशनल इंटरेस्ट को, वहीं पे न्यू रियलिज्म बेस मानता है किसको, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को, माहौल को। ठीक है, और केनेथ वोल्ट कहता है भैया माहौल ही ऐसा है, तुम्हारा आसपास का इन्वायरमेंट ही ऐसा है, ना चाहते हुए भी संघर्ष हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी युद्ध हो रहे हैं। कोई बेचारा देश अगर नहीं भी पढ़ना चाहता इंटरनेशनल पचड़ों के अंदर, फिर भी उसको मजबूरन पढ़ना पड़ता है, ऐसा माहौल है। ठीक है, तो मतलब सारा ठिकरा न्यू रियलिज्म के ऊपर हकीकत में फोड़ देते हैं इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। समझ गए, अंतरराष्ट्रीय संरचना को जो क्या है पूरी तरीके से केनेथ वोल्ट जिम्मेवार ठहरा देते हैं क्या, जो क्या है वो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या, राष्ट्रों के आपसी संबंधों का, विवादों का कारण। ठीक है, तो संरचना के ऊपर फोकस करता है नवयथार्थवाद, और ये कहता है स्ट्रक्चर ऐसा है। अब मैं आपको बढ़िया एग्जांपल देती हूँ। देखिए, क्लास के अंदर कितना ही शरीफ बच्चा हो, टीचर 5 मिनट बाहर है तो वो शरीफ बच्चे का भी मन करेगा शरारत करने का, करेगा ना, मतलब उसके भी पर निकल जाएंगे। तो क्यों, क्योंकि उसने देखा कि टीचर तो है ही नहीं, क्लास पूरी खाली है, जो मन करे वो कर लो। ये क्या है, माहौल की, ये क्या है, किस्म से लूप होल है। ऐसे ही केनेथ वोल्ट कहता है भैया समस्या यही है। क्या समस्या है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर, जो संरचना है, जो आपका माहौल है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वही ऐसा है। ठीक है, उसी के कारण से ये राज्य ऐसा क्या करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं। ठीक है, क्या बिहेव करते हैं भैया ये भी बता दो। बिहेव ये करते हैं कि हर राज्य अपनी सिक्योरिटी को चाहता है। ठीक है, अपनी सुरक्षा को इंश्योर करना चाहता है। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी फुलफिल हो जाए बस। ऐसा क्यों चाहते हैं वो, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण केनेथ वोल्ट बताता है भैया उनको मजबूर करता है ऐसा करने के लिए क्या, अंतरराष्ट्रीय माहौल, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, संरचना। अब इस संरचना के अंदर ऐसी क्या गड़बड़ झाला है कि संरचना ही तो क्या सारा काम खराब करती है। यहाँ पे केनेथ वोल्ट कहता है अंतरराष्ट्रीय संरचना के अंदर क्या है, अनार्की, क्या, अराजकता। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संरचना पूरी तरीके से अराजकता पूर्ण है, अनार्किक जो सिचुएशन है, इसीलिए राज्य ऐसा करते हैं, स्टेट ऐसा बिहेव करते हैं कि अपनी अपनी सुरक्षा कर लो भैया। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई भी एक जो क्या है वो अथॉरिटी नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पर ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो उन राज्यों को क्या विश्वास दिला सके उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का। ठीक है, या फिर वर्ल्ड लेवल पे कोई कानून, रूल, रेगुलेशन, नियम बना सके या उन राज्यों को कंट्रोल कर सके। तो एनार्की इसलिए है भैया केनेथ वोल्ट के अकॉर्डिंग कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई संस्था ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसे कोई नियम कानून ही नहीं है कि राज्यों को कंट्रोल कर सके और जो क्या है उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले सके। इसलिए राज्य क्या करते हैं, वो सुना होगा आपने, जो क्या है एक कहावत है कि व्यक्ति जो क्या है वो सबसे पहले क्या अपनी भलाई सोचता है कि भगवान सबका भला करे बट शुरुआत हमसे करे, ये वही बात है। तो राज्य अपना अपना फायदा इसलिए सोचते हैं क्योंकि सारी गड़बड़ किसमें है, संरचना के अंदर। संरचना ही काम की नहीं है, स्ट्रक्चर ही काम का नहीं है, तो स्टेट क्या करेंगे। ठीक है, बस यही निचोड़ है जी नवयथार्थवाद का। ठीक है, बाकी तो मैं आपको भी एलोबरेट करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, निचोड़ सारा मैंने आपको बता दिया है, पकड़ पाओ तो पकड़ लेना। ठीक है, चलिए देखिए अब बात करते हैं, यह पारंपरिक यथार्थवाद से अलग है जी, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यह मानव स्वभाव की बजाय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को जो क्या है पूरा केंद्र बिंदु मान के स्टडी करता है। ठीक है, विश्लेषण की इकाई मानव स्वभाव से चेंज होकर अंतरराष्ट्रीय संरचना बन गई है, और संरचना कैसी है, अराजकता पूर्ण। ठीक है, और इसी अराजकता पूर्ण संरचना से तनाव पैदा होता है, संदेह पैदा होता है, और हर देश जो क्या है वो एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठे किए जाते हैं, बम बनाए जाते हैं। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है, सेना बढ़ाई जाती है। तो ये सारे काम क्या है, इस संरचना की बदौलत है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्या कि उद्भव का संदर्भ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध आया
ठीक है। अब क्या है, आपकी पूरी 12th क्लास की बुक ही जो क्या है वो वर्ल्ड वार, ये आपका कोल्ड वार के बारे में बात करिए, समकालीन विश्व राजनीति, जो आपकी बुक है 12th क्लास की एनसीईआरटी की, उसको भी हम इस चैनल पे करेंगे जरूर से, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा हुआ तो वो बात करती है कोल्ड वॉर हो गया था यूएसएसआर और यूएसएसआर के बीच में। अब आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को आज इस वीडियो के नीचे यूएसएसआर की फुल फॉर्म बतानी, ठीक है, समझ गए। यूएसएस सबको जानता है, बट यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है कमेंट में बताइएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया के अंदर दो ध्रुव हो गए शक्ति के, दुनिया क्या हो गई, बायपोलर हो गई, है ना। और बायपोलर के अंदर दुनिया दो खेमों के अंदर बट गई, या तो आप लाल हो, ठीक है, समझ गए, या तो आप क्या हो, साम्यवादी हो, या फिर आप कम्युनिस्ट साइड पे हो, ठीक है, या फिर आप क्या हो, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट साइड में, ठीक है। तो क्या हुआ, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात करता है केनेथ वोल्ट, और वैज्ञानिक और संरचनात्मक विश्लेषण करता है। कहने का मतलब व्यवहारवादी चोचले आ गए यहाँ पे, हर चीज की साइंटिफिक स्टडी, है ना, व्यवहारात्मक स्टडी, पैमाने, फैक्ट, ये सब कुछ समझ रहे हो आप, ठीक है। वैज्ञानिक और संरचनात्मक विश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ गई नियोरियलिज्म के अंदर। ये है जी वो किताब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केनेथ वोल्ट की 1979 के अंदर, ठीक है। और इसी किताब के अंदर जो आपका पॉलिटिक्स अमंग नेशन तो किताब है उसकी मार्गेनथाउ की, और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किताब है केनेथ वोल्ट की 1979 के अंदर। इसी बुक के अंदर इन्होंने न्यू रियलिज्म का प्रिंसिपल दिया, ठीक है। देखिए इसी बुक में न्यू रियलिज्म की बात की। अब नव यथार्थवाद के कुछ कोर अजम्पशन समझ लीजिए, ये निचोड़ है पूरा, ठीक है। देखिए नव यथार्थवाद के प्रमुख विचार क्या है। पहला तो यहाँ पे विचार है हमारा क्या, राज्य के द्वारा अत्यधिक शक्ति संचयन के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अनिश्चितता में वृद्धि होती है। इसी को हम बोलते हैं भैया सिक्योरिटी डायलेमा, सुरक्षा दुविधा। अभी क्या है सिक्योरिटी डायलेमा या सुरक्षा दुविधा क्या है, सुनिए ध्यान से। जब एक देश अपनी खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा पावर, शक्ति की जो क्या है वो शक्ति को इकट्ठा करता है, ठीक है, या अपनी सुरक्षा करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाता है, तो ऐसे में जो क्या है वो दूसरा राज्य क्या हो जाता है, सशंकित, यानी कि उसको संदेह होता है, वो खुद घबरा जाता है, साथ का पड़ोसी राज्य, ठीक है। और दूसरे देश का अपने आप को सुरक्षित करना, है ना, एक पड़ोसी देश के लिए अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना जाने लगता है। इसी को बोलेंगे सिक्योरिटी डायलेमा, ठीक है। और इसी जो क्या है वो घटना से पूरे जो क्या है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पे हर जो क्या है वो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर अपनी सुरक्षा को लेके संदेह बढ़ता है, शंका बढ़ती है, शक बढ़ता है, और ऐसे ही कंडीशन को नाम दिया गया है सिक्योरिटी डायलेमा, मतलब सुरक्षा दुविधा, ठीक है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर हर राज्य अपनी सुरक्षा को बढ़ाना चाहता है, और इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है वो अनिश्चितता का निर्माण होता है, ठीक है जी। नव यथार्थवादी वास्तविक रूप से अमेरिका में आई व्यवहारवादी क्रांति व डेविड ईस्टन की व्यवस्था उपागम सिस्टम अप्रोच से प्रभावित है। बिल्कुल, वैश्विक केंद्रीय सत्ता का अभाव माहौल को संदेहपूर्ण व तनावपूर्ण बना देता है। ये मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है भैया जो कंट्रोल कर सके, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कोई ऊपर माई बाप ही नहीं है जो बच्चों को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो बच्चे तो वैसे ही करेंगे जैसा उनको ठीक लगेगा, हालात उनको कहेंगे, ठीक है, तो हालात जैसे उनको बनाएंगे वैसे वैसे वो बन जाएंगे, तो वही बात है। तो वैश्विक केंद्रीय सत्ता का अभाव है, यही जड़ है अनार्की की। इससे क्या होगा, माहौल संदेहपूर्ण व तनावपूर्ण। सैनिक शक्ति ही एकमात्र जो क्या शक्ति का प्रतीक नहीं। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो रियलिस्ट थिंकर है या जो यथार्थवादी है, जो मार्गेनथाउ है, वो सबसे ज्यादा सैनिक शक्ति के ऊपर बल देते हैं, बट वहीं पे नियो रियलिज्म के अंदर ये अंतर है कि नियो रियलिस्ट थिंकर या हमारे केनेथ वोल्ट कहते हैं शक्ति सिर्फ सैनिक शक्ति नहीं है, शक्ति के और भी रूप है और वो भी जरूरी है, जैसे कि जो क्या है वो हमारी क्या कहें आर्थिक शक्ति। आज के टाइम पे तो यही सबसे बड़ी हो गई है, ठीक है, समझ गए, हाँ, इकोनॉमी और ट्रेड ये बड़ा हो गया है, पॉलिटिक्स छोटी हो गई, ठीक है। तो आर्थिक शक्ति, उसके बाद तकनीकी शक्ति, आर्थिक शक्ति, तकनीकी शक्ति, और इसी के साथ हम बात करें राजनीतिक शक्ति,
ये भी इंपोर्टेंस रखती है। सिर्फ सैनिक शक्ति ही एकमात्र शक्ति का प्रतीक नहीं है। ठीक है, ये बात बोली, ये फीचर किसका है? नियो रियलिज्म का। समझ गए? फिर उसके बाद शीत युद्ध का माहौल तुलनात्मक रूप से शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण से ज्यादा स्थायी प्रतीत होता है। देखिए अब ये क्या है, ध्यान से समझिए। आपका केनेथ वोल्ट बात करता है बैलेंस ऑफ पावर की। किसकी? शक्ति संतुलन। इसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ पावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है सीधा, शक्ति संतुलन। या हम बात करें बच्चों बैलेंस ऑफ पावर, तो केनेथ वोल्ट कहता है जब दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर शक्ति के सिर्फ दो ध्रुव हो, ठीक है, यानी कि दो दादे हो, ठीक है, दो डॉन हो, है ना, या फिर दो ही चौधरी हो, तो क्या है, बजाय जो क्या है वो बहुध्रुवीय व्यवस्था के दुनिया टिकी रहती। ठीक है, तो केनेथ वोल्ट ने कहा शक्ति संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण हमको द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि बायपोलर सिस्टम के अंदर बैलेंस ऑफ पावर की जो आपकी थ्योरी है ज्यादा अच्छे से काम करती है, क्योंकि शक्ति के दो ध्रुव होते हैं और एक ध्रुव दूसरे ध्रुव को बैलेंस करता रहता है। ठीक है, बैलेंस करता रहता है एक ध्रुव दूसरे ध्रुव को, यानी कि जब भी एक जो क्या है वो जो चौधरी है ज्यादा पावरफुल होगा तो दूसरा उसको जो क्या है वो बैलेंस कर देगा। इसीलिए द्विध्रुवीय व्यवस्था जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1991 तक, यानी कि कोल्ड वार के खात्मे तक, है ना, जो व्यवस्था थी, इसके अंदर हमको थर्ड वर्ल्ड वार देखने को नहीं मिला, ये केनेथ वोल्ट कहता है। इसी वजह से, क्योंकि क्या हुआ भैया, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी ने बहुत अच्छा काम किया। तो द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंदर, है ना, या फिर बायपोलर सिस्टम के अंदर बैलेंस ऑफ पावर की बात करती है नियो रियलिस्ट थिंकर, खास तौर से केनेथ वोल्ट साहब। ठीक है, चलिए जी, तो ये भी कंसेप्ट है। गैर राज्य अभिकर्ता भी महत्वपूर्ण, जहां मैंने आपको बताया था कि रियलिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ असली हीरो, मेन एक्टर, या फिर जो क्या है वो क्या कहें चर्चा का केंद्र बिंदु क्या थे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट, नेशन स्टेट, यानी कि राष्ट्र राज्य, या फिर हम कहें तो राज्यों को ही मेन अभिकर्ता मान लिया गया था। बट नियो रियलिज्म के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर है, जैसे हमारे एनजीओ हो गए, जैसे हमारे मल्टीनेशनल कंपनी होगी, टीएमसी होगी, एमएनसीज हो गई, ठीक है, टीएनसीज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, गैर राज्य अभिकर्ता, इनको भी इंपोर्टेंस रोल देने की बात कही गई। यानी कि नियो रियलिज्म के अंदर राज्य ही सबसे बड़े अभिकर्ता नहीं रहे, बल्कि नियो रियलिस्ट थिंकर ने माना कि राज्यों को प्रभावित करने वाली और भी चीजें हैं, ठीक है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग की, उनकी पावर की, उनकी सिचुएशन को इफेक्ट करती है। वो क्या है? गैर राज्य अभिकर्ता, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर को भी एक्सेप्टेंस दी गई है नियो रियलिज्म की थ्योरी के अंदर। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये थे, बस यही थे मेन पॉइंट न्यू रियलिज्म के। इतना अगर आपके भेजे में घुस गया तो कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सफलता महाशक्तियों के समर्थन पर निर्भर करती है। दो पॉइंट दोनों ही बड़े अच्छे हैं समझने के। देखिए, न्यू रियलिस्ट थिंकर कहते हैं भाई बात सही है आपकी कि संगठन बना लो, सहयोग कर लो, बट कितने भी संगठन बना लो आप, जब तक उस संगठन के अंदर जो ग्रुप में शामिल मेंबर हैं उनकी इच्छा नहीं होगी सहयोग की, तो कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब बड़ी से बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी फेल हो सकती है अगर उसमें मौजूद मेंबर या सदस्य देश उसका जो क्या है वो हिस्सा दिल से न बनना चाहे, मन से न बनना चाहे, या फिर उसके अंदर वास्तव में सहयोग ना करे। जैसे लीग ऑफ नेशन बना दिया अमेरिका ने 1920 के अंदर, खुद अमेरिका ही शामिल नहीं हुआ उसके अंदर, फिर धीरे धीरे सारे स्टेट छोड़ के चले गए, आखिर में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, फिर जाके यूएनओ बना। यूएनओ की सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि अब तक थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो पाया है, बट फिर भी यूएनओ को भी आपके कोल्ड वार के टाइम पे खिलौना बना दिया वीटो पावर यूज कर करके। कभी यूएसए वीटो पावर यूज कर रहा है, कभी आपका यूएसएसआर कर रहा है। तो कहने का मतलब कितना ही बड़ा संगठन हो, कोई व्यवस्था हो, नो डाउट वो तभी काम करेगी जब जो क्या है उसमें शामिल महाशक्तियां आपस में समर्थन करेंगी, सहयोग करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है, जेन्युइन बात है। ठीक है, उसके बाद हर राज्य अपनी सुरक्षा हेतु पूर्णतः जिम्मेवार है। मतलब भैया सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। ठीक है, समझ गए? तो वो देखा होगा आपने, बस में लिखा होता है कई बार कि चलती गाड़ी में शरीर का कोई अंग बाहर न निकाले,
तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ गए। तो इसीलिए आईआर के अंदर भी, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी आपके अस्तित्व की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है जी, कोई दूसरा देश आपको बचाने नहीं आएगा। अभी आज की करंट न्यूज में आपको बताती हूँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसा माहौल है। तो भारत तो क्या है, अफगानिस्तान को जो क्या है सपोर्ट कर सकता है पीछे से लुकमा छुकमा, बट क्या पाकिस्तान से दुश्मनी होने के बावजूद भी हम सीधे टक्कर मोल ले लेंगे अफगानिस्तान के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं उठानी होगी। अगर आपके अंदर दमबाजी है, दो दाने हैं, अगर आप अपने को बचा सकते हो तो आप बचा लीजिए, दूसरा कोई भी उस टाइम पे, उस पॉइंट पे आपकी वैसी हेल्प करने नहीं आने वाला, ठीक है, जैसे आप खुद की स्वयं कर सकते हो। जैसे आप यूक्रेन को देख लीजिए, 2-3 साल हो गए युद्ध चल रहा है रसिया से, बट बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहे हैं नाटो के नेशन और अमेरिका, बट क्या आमने सामने आए? बिल्कुल नहीं। अब देख लीजिए आप, आज इजराइल ने और अमेरिका ने मिलके अटैक कर दिया है किस पे, आपके ईरान के ऊपर, ठीक है। तो ये हालात हो रही, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब हर राज्य अपनी सुरक्षा हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है, और ये थ्योरी जो है इंटरनेशनल रिलेशन की 100% सच है, बिल्कुल सही बात करती है, प्रैक्टिकल और जेन्युइन बात करती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि सारे मेन पॉइंट हमने देख लिए हैं नियो रियलिज्म के। अराजकता है बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है, राज्य प्रमुख अभी करता है, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर भी आ गई, ठीक है। शक्ति संतुलन पे हमने बात कर ली, स्ट्रक्चर पे हमने बात कर ली, ठीक है। और केनेथ वोल्ट की बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में। इसके अलावा 2 मिनट हम बात करेंगे, न्यू रियलिज्म के 2 पार्ट हैं, एक तो है ऑफेंसिव रियलिज्म, एक है डिफेंसिव रियलिज्म, ठीक है। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे, न्यू रियलिज्म, इसके 2 पार्ट है, एक तो ऑफेंसिव रियलिज्म और एक डिफेंसिव रियलिज्म, ठीक है। तो ऑफेंसिव जो रियलिज्म है ये बात करता है कि जो एक राज्य है वो अपने आप को बचाना तो चाहता ही है, साथ साथ वो क्या करेगा, अपने आप को वर्ल्ड पावर हेजेमनी भी बनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन डिफेंसिव रियलिज्म कहता है भैया एक देश शक्ति इसलिए चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, ठीक है। तो हम बात करें जॉन मर्शाइमर बहुत इंपॉर्टेंट विचारक हैं न्यू रियलिज्म के, और इनकी उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, 2001 की किताब है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। और इस बुक के अंदर इन्होंने आपका क्या कहें ऑफेंसिव रियलिज्म का आइडिया दिया है। तो अगर आप कुछ आपको नहीं भी समझ में आया तो इतना जरूर रट के जाना, ऑफेंसिव रियलिज्म किसने दिया, जॉन मर्शाइमर ने। कौन सी किताब में, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, कब लिखी, 2001 में। इतने से भी क्वेश्चन निकल जाएगा भैया तुम्हारा, ठीक है। ऑफेंसिव रियलिज्म के समर्थक हैं और ये कहते हैं राज्य अधिकतम शक्ति इसलिए चाहते हैं कि वो क्या कर सके, अपने आप को वर्ल्ड पावर बना सके, विश्व शक्ति बना सके, महाशक्ति हेजेमनी बना सके, ठीक है। वहीं पे हमारे जो केनेथ वोल्ट हैं वो कहते हैं एक राज्य, ठीक है, सुरक्षा इसलिए चाहता है कि अपने को बचा सके, ठीक है। तो वो आइडिया क्या कहलाया, डिफेंसिव रियलिज्म। तो डिफेंसिव रियलिज्म केनेथ वोल्ट का है, ऑफेंसिव रियलिज्म आपका जॉन मर्शाइमर का है, ठीक है जी। तो इसके अलावा हम बात करेंगे स्टीफन वोल्ट, ये भी एक हमारे न्यू रियलिस्ट थिंकर हैं, और इनकी किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ अलायंसेस, ठीक है। बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी की बात करते हैं, ये भी सुन लीजिए एक बार, बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी क्या है। बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी बच्चों बात करती है कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों का, संस्थाओं का सदस्य इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा, कोई थ्रेट नजर आता है, ठीक है। यानी कि वो जो कहते हैं ना कि अपने ऊपर आई तो भाग लिए, तो वही बात है कि जब राज्य के ऊपर सुरक्षा का खतरा मंडराता है तभी वो अपने थ्रेट को कम करने के लिए ग्रुप में जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है। तो बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी स्टीफन वोल्ट की है, ध्यान से जो क्या है वो इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, रॉबर्ट जर्विस, ठीक है, इसकी भी परसेप्शन एंड मिसपरसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुक है, ये मैंने आप लोगों के लिए लगा दी है। सिक्योरिटी डायलेमा की हमने बात कर ली है कि जब एक राज्य अपनी सुरक्षा को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है, तो दूसरा राज्य उसकी बढ़ती हुई शक्ति को अपने लिए खतरा मान लेता है। जैसे कि चीन का विश्व शक्ति बनना
वर्ल्ड पावर बनना भारत के लिए कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक खतरा माना जाता है, क्योंकि इसी को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी डायलेमा। अगर चीन बड़ा बन रहा है तो भारत की मजबूरी है उसको भी उसके जैसा बनना पड़ेगा, वरना तो क्या है वो चीन भारत के लिए भविष्य का संभावित खतरा हो जाएगी। इसी को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी डायलेमा। यानी कि एक देश अपनी सुरक्षा को बढ़ाता रहता है इसी चक्कर में कि सामने वाला दूसरा देश तेरे से आगे न निकल जाए या तेरे को बाईपास न कर दे। ठीक है, मतलब अपना घर जो क्या है वो 2 मंजिला है, कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं, जब तक कि पड़ोसी का 4 मंजिल का घर नहीं बना है। ठीक है, जिस दिन हमारे पड़ोसी का 4 मंजिल का घर बन गया उस दिन हमको अपने घर की चिंता होने लग जाएगी कि यार तू तो अब जो क्या है वो पिछड़ने लग गया। समझ गए? हालांकि वो तो क्या है वो बड़ी आर्थिक समृद्धि है अपने आप में मानने वाले को। तो इसीलिए सिक्योरिटी डायलेमा, सुरक्षा दुविधा, सेम वही कंसेप्ट है। इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि एक देश अपनी सुरक्षा इसलिए करता रहता है, हथियार इकट्ठा करता है, सैनिक जो क्या है वो शक्ति बढ़ाता है कि दूसरा देश जो क्या है मेरे से ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए, कहीं मेरे को न दबा ले। ठीक है, तो न्यो रियलिज्म के प्रकार भी हमने देख लिए हैं, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। ठीक है, जॉन मर्साइमर की आपने रचना भी देख ली, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। जब एक राज्य अपनी सुरक्षा बढ़ाता है तो अन्य राज्य सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, और वो खुद भी जो क्या करने लग जाता है, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हथियार इकट्ठा करने लग जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी डायलेमा। यानी कि पड़ोसी का 4 मंजिला मकान ज्यादा हार्ट अटैक देता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर ये पढ़ लिया हमने, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर सब मैंने आपको बता दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, जिसमें हमने क्या देख लिया, न्यू रियलिज्म को देख लिया अच्छे से डिटेल में। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको क्या बता दूं, डिफरेंस बता दूं। मानव स्वभाव आधार है रियलिज्म का, बट संरचना इंटरनेशनल स्ट्रक्चर आधार है न्यू रियलिज्म का। प्रमुख विचारक रियलिज्म के मॉर्गेनथाउ है, न्यू रियलिज्म के केनेथ वोल्ट है। ठीक है, वहां पे विश्लेषण का स्तर रियलिज्म के अंदर व्यक्ति है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। समझ गए भैया? ये थोड़ी सी आलोचना है कि आप लोगों ने संस्थाओं की भूमिका को बिल्कुल ही जीरो समझ लिया, आर्थिक और वैचारिक कारकों की अपेक्षा कर दी। लिबरलिज्म वाले, आइडियलिज्म वाले इनकी आलोचना करते रहते। ठीक है, अब मैं आपको 2 मिनट न्यू क्लासिकल रियलिज्म के बारे में बता दूं, नवशास्त्रीय यथार्थवाद। ये एक ऐसी कंटेम्परेरी क्या कहें यथार्थवाद की तीसरा एक प्रकार है। ये बात करता है कि क्या करो, आप बदलते टाइम के हिसाब से स्टडी करो। तो नियो क्लासिकल रियलिज्म के अंदर जिसके प्रवर्तक फरीद जकारिया हैं, वो बात करते हैं, देखो ना तो सिर्फ व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की स्टडी हो सकती है, ना सिर्फ संरचना को ही हम दोष दे सकते हैं सारा का सारा कि भाई स्ट्रक्चर ही खराब है। ठीक है, ना हम सिर्फ जो क्या है वो सिर्फ और सिर्फ जो क्या है वो गैर राजा अभिकर्ताओं के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बल्कि हकीकत में अगर आपको रियलिज्म के अंदर स्टडी करनी है राष्ट्र राज्यों के व्यवहार की, तो आपको स्ट्रक्चर की भी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ह्यूमन नेचर की भी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको घरेलू राजनीति के कारकों का अध्ययन भी करना पड़ेगा, और आपको साथ साथ जो क्या है वो इन सारे राज्य, घरेलू राजनीति, संरचना, मानव अध्ययन, सारे जो क्या है वो आपको कंसेप्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब आप जाके सही मायने में रियलिस्टिक स्टडी कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जो क्या है पूरा का पूरा न्यू रियलिज्म अच्छे से कर लिया है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है, तो जरूर से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमको आगे बढ़ाएं। मिलते रहेंगे ऐसे ही धमाकेदार, शानदार और जो क्या है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।